हेलो फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग धंधे महत्वपूर्ण कारक होते हैं और ये अर्थशास्त्र की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और भूमि से जुड़े व्यवसाय आते हैं, जबकि उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत की अगर हम लोग औद्योगिक नीति पर गौर करें तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति आई थी वो 6 अप्रैल 1948 को आई थी। कब आई थी? 6 अप्रैल 1948 को। और उस समय में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने इसे जारी किया था और उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई थी। पहली श्रेणी में इन्होंने अस्त्र शस्त्र परमाणु ऊर्जा रेल को रखा था और इस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण था। ठीक। दूसरी श्रेणी में इन्होंने कोयला, लौह इस्पात, वायुयान, जलयान, टेली उपकरण रखे थे। इस पर भी गवर्नमेंट का नियंत्रण था। तीसरी श्रेणी के उद्योग इन्होंने सामान्य जन के लिए रखे थे, जिसमें मशीनी टूल्स, चीनी, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये सब आते थे। जबकि चौथी श्रेणी में जितने भी इनसे शेष बच जाते हैं वो सभी आते थे, जिसमें आम पब्लिक भी उद्योग में भागीदारी कर सकती थी। इसके बाद में कई उद्योग नीतियां समय समय पर बनती रहीं, उनका मूल्यांकन होता रहा और अभी भी वो क्रम लगातार जारी है। लेकिन इस क्रम में अगर हम देखें तो कुछ उद्योग संयंत्र जो लगाए गए उसमें कुछ विदेशी देशों का भी सहयोग रहा, वो महत्वपूर्ण है। तो उनकी स्थापना देखते हैं हम। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, प्रश्न पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में है। किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो रूस। राउरकेला इस्पात, ये सब लौह उद्योग हैं, उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से बना है। इसी प्रकार से बोकारो बहुत पूछा जाता है, ये झारखंड में है, ये रूस के सहयोग से बना है। दुर्गापुर इस्पात उद्योग ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यूके या ब्रिटेन कह लें, इसके सहयोग से बना है। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। बोकारो झारखंड में है, रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यूके या ब्रिटेन के सहयोग से। तो इस प्रकार हमने देखा भिलाई और बोकारो ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हैं। फिर आती हैं कुछ कंपनियां जिनको महारत्न, नवरत्न ऐसा दर्जा दिया जाता है। तो महारत्न अगर कंपनी की बात की जाए तो ऐसी कंपनी जिसकी पूंजी और जिसका टर्नओवर बहुत ही अधिक होता है और विदेशों में भी ये अपना व्यवसाय करती हैं, ऐसी कंपनियां महारत्न उपक्रम कहलाती हैं। वर्तमान में लगभग 8 महारत्न कंपनियां हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है। तो हमको याद रखना है भेल, गेल और एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसीएल, बीपीसीएल और सिल। ठीक। तो भेल, गेल, सेल और बीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी ये 8 कंपनियां महारत्न हैं। महारत्न कंपनी वो बन सकती है जो पहले नवरत्न कंपनी रही हो और उसका टर्नओवर इतना अधिक हो गया हो कि वो महारत्न के शर्तों को पूरा करती हो। इसी प्रकार अगर हम देखें नवरत्न कंपनी तो इनकी संख्या लगभग 16 है, जिसमें से प्रमुख एचपीसीएल, एमटीएनएल और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बेल हैं। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, एमएसएमई उद्योग की स्थापना हुई। इस समय बजट में भी एमएसएमई उद्योग पर अच्छा खासा बजट रखा जाता है। एमएसएमई उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एमएसएमई लघु उद्योग जो होते हैं इनकी स्थापना लगभग 9 मई 2007 को कब की गई? 9 मई 2007 को भारत सरकार ने 2 मंत्रालय को मर्ज करके की। वो 2 मंत्रालय कौन से थे? लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालय। तो लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि व ग्रामीण उद्योग मंत्रालयों को विलय करके एमएसएमई मंत्रालय गठित किया गया। कब? 2007 में। इसी प्रकार से कुछ विशेष आर्थिक जोन यानी एसईजी, जिसको सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 1965 में गठित किए गए। ये पूरे एशिया का पहला जोन था जो भारत के कांडला में स्थापित हुआ। वर्तमान में 400 से अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं
जो विदेशी व्यापार को सुगम बनाते हैं और विदेशी व्यापार की शर्तों में कुछ शिथिलता लाते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो सिडबी भी एक महत्वपूर्ण उद्यम बैंक है, जो कि क्या करता है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ये एमएसएमई से रिलेटेड है, मुख्य रूप से एमएसएमई उद्योग को अर्थ प्रदान करता है, उसकी अर्थव्यवस्था का स्तंभ है सिडबी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। ऐसे ही प्रधानमंत्री द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गईं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, कब लागू हुई थी। तो मेक इन इंडिया, मेक माने होता है बनाना, तो इसमें क्या था कि विदेशी निवेशों को भारत में बुलाया गया कि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको भारत में बनाएं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मार्जिन भी कम होगी और यहाँ लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को बनाया गया। इसके तहत हम देखते हैं स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, औद्योगिक गलियारा, है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब मेक इन इंडिया के तहत आते हैं। स्टार्टअप इंडिया में नए नए बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड है, ये 16 जनवरी 2016 16 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई। और एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो ये उस समय में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा लागू की गई थी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति। उद्योगों में जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कौन सा उद्योग है, तो भारत में सबसे प्राचीनतम और सबसे विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। तो इसलिए सूती वस्त्र या वस्त्र उद्योग ही सर्वाधिक रोजगार भी प्रदान करने वाला उद्योग है भारत का। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक कौन सा उद्योग प्रदान करता है रोजगार, तो वस्त्र उद्योग। इसी प्रकार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं शहर और उनके संबंधित उद्योग, तो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कानपुर है, कानपुर चमड़ा उद्योग और विस्फोटक के लिए, इसीलिए कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग की फैक्ट्रियां वहाँ पर लगी हुई हैं। तो कानपुर जो हमारा है वो चमड़ा उद्योग और विस्फोटक के लिए है। बरेली की अगर बात की जाए तो ये बांस उत्पादन और जरी की साड़ियों के लिए है। मुरादाबाद की बात की जाए तो ये धातु पत्र और पीतल से बनी बर्तनों के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। सहारनपुर ये काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पर विशेष प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। पानीपत ये हथकरघा, हैंडलूम के लिए, हाथ से बनाई हुई वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से भोपाल ये कीटनाशक उद्योग के लिए, ठीक है। और जो सूरत है ये रत्न आभूषण, जरी और रेशम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जालंधर ये खेल के सामान के लिए है। गुरुग्राम ये ऑटोमोबाइल के लिए है। नेपानगर, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, अखबारी कागज़ की मिले कहाँ, नेपानगर में। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है, ये जूट के लिए क्योंकि पश्चिम बंगाल से जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। भदोही जो उत्तर प्रदेश में है ये ऊनी कालीन के लिए है। और बाराबंकी जो है वो आपके पॉलीफाइबर के लिए है। पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश का है, ये काष्ठ पादुका यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें होती हैं उनके निर्माण के लिए है। मेरठ महत्वपूर्ण है यूपी का, ये भी खेल के सामान के लिए है। अलीगढ़ ये पीतल के ताले बनाने के लिए, मुख्य रूप से तालों के लिए है। इसी तरीके से आगरा जो है ये चमड़ा, फुटवियर और पर्यटन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है। खुर्जा ये भी कई बार पूछा गया, ये मिट्टी के बर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्नाव यूपी का है, ये चमड़ा उद्योग के लिए। इसी प्रकार से पनकी या आंवला ये उर्वरक के लिए है। फूलपुर भी यूपी का है, वो उर्वरक के लिए ही है। कपूरथला जो है वो रेल के डिब्बों के निर्माण के लिए है। प्रश्न पूछा जाता है कपूरथला किस चीज़ के लिए है, वो रेल के डिब्बों के निर्माण के लिए है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है, और जितना ही ज़्यादा औद्योगिक विकास होता है देश में, उद्योग अपने साथ प्रदूषण तो लाते ही हैं, लेकिन अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा पर औद्योगिक विकास किया जाए तो प्रदूषण की समस्या से राहत पाई जा सकती है और देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।